हेलो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसमें आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट। तो ये इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट होगा, इकोनॉमी हम इसमें देखेंगे और इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे। और ये बिल्कुल कैसा होगा, आपको समझिए कि ये यूपीएससी और जो पीसीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए होगा। तो ये इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट होगा और इसमें मैं आपको पूरी तरह से जितने भी सिलेबस में चीज़ें होती हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट कराई जाएंगी। और जैसा कि बाकी प्लेलिस्ट चल रहा है तो वो आप देख सकते हैं। तो कुछ वीडियो उसमें आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगी कि आखिर में किस वे में ये चीज़ें कंप्लीट कराई जाती हैं इस चैनल पे। तो वो आपको देखने को काफ़ी अच्छे से मिलेगा कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वे में जो भी चीज़ें हैं वाई पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका फ़ायदा जो है वो क्या है, प्रॉफिट लॉस के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप देख के एक बार में समझ सकते हैं। अब मेरे बताने से उतना फ़ायदा नहीं है कि एक बार आप लोग देख के विश्वास करें, अगर अच्छा लगे तो चीज़ें। तो ये है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगी। तो अभी हम इसमें पहले देखेंगे कि यूपीएससी में जो है ये इसका वेटेज क्या है। तो ये देखना जरूरी है हमारे लिए। और वेटेज के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेक्टर वाइज क्वेश्चन है, किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो जितने भी प्लेलिस्ट शुरू होते हैं तो मैं आपको बताया हूँ कि वेटेज कितना है इस क्वेश्चन का, चाहे इस टॉपिक का क्वेश्चन में कितना वेटेज है एग्जाम में। तो ये मैंने आपको बताया है कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। और फिर मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बताया। तो ये आपको मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाता, टॉपिक वाइज आपको दिखा के पढ़ाता हूँ कि कितना क्वेश्चन किस सेक्टर से आते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बस हवा में आपको बताऊंगा कुछ भी। तो यही हम इसमें देखेंगे कि फर्दर जो हम पहले प्लेलिस्ट को शुरू करते हैं तो उसका वेटेज देखते हैं और किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है ये देखते हैं। तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम ईयरली देख लेंगे कि कितना टोटल क्वेश्चन आता है और फिर सेक्टर वाइज मैं आपको बता ही दूंगा कि कितना इस सेक्टर से, कौन से सेक्टर से, मतलब जो सब्जेक्ट में टॉपिक होता है उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो अब देखिए कि 2019 में ये 25 क्वेश्चन आया है और समझिए 20 में भी ट्रेंड ही है लगभग, समझिए 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहता है इकोनॉमी का। तो काफी ज्यादा वेटेज है आपको। समझिए प्रीलिम्स पास करने के लिए 90 से 100 के बीच में ही कट ऑफ रहता है और 110 मानिए तो अगर कर देते हैं आपको तो बिल्कुल जो पीटी है वो आपका निकल जाएगा। और अगर 20 क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आप 18 भी 17 कर लेते हैं तो बहुत है आपके लिए एक सब्जेक्ट से। तो ऑन एन एवरेज मानिए 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स से। और फिर आप देखेंगे टोटल 20 में भी इतना ही क्वेश्चन था, 21 में भी इतना ही लगभग क्वेश्चन था। और 2018 में आप देख रहे हैं 23 क्वेश्चन आया है, 2017 में 27 क्वेश्चन है। आप देखिएगा 2016 में तो 34 क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन आया है। और उसके बाद देखिए तो 2015 में 24 क्वेश्चन आए हैं, 2014 में 14 क्वेश्चन आया है, 2013 में 22 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में 19 क्वेश्चन आए हैं और 2011 में फिर 26 क्वेश्चन आए हैं। तो ये काफी वेटेज रखता है। और ये जो इकोनॉमिक वाले सब्जेक्ट है, तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है तो इसमें फैक्ट तो पूछे ही नहीं जाते, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अगर आपको जो टॉपिक है वो क्लियर होगा तो आप आराम से इजी क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बना सकते हैं उसको। इकोनॉमी और पॉलिटी ये दोनों मतलब समझिए कि सबके लिए लड्डू होता है। अगर इसमें आप अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन अगर टेक्निकल चीजों को आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फैक्चुअल तो क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं है। तो इसमें ये बहुत प्रॉफिट हो जाता है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बार बार आप इस सब्जेक्ट की वजह से आप पीटी को आराम से निकालिएगा। और मेंस में भी जो होगा, तो मेंस भी मैं साथ ही में कंप्लीट कराता हूँ। तो मेंस का भी आपको नहीं सोचना, और मेंस का भी क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं। मेंस में भी टोटली क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो उसमें भी आपको नहीं सोचना है कुछ। तो मेंस का भी क्वेश्चन टोटल बनेगा आपको। और पीटी का मैं आपको मतलब बता ही रहा हूँ कि पीटी का पूरा सॉल्व होगा। तो अब हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वो मैं जब आपको टॉपिक कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन दिखाऊंगा या फिर बताऊंगा कहाँ पे देखना है, वहां से आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चन आ रहा है। तो अब हम 2019 का देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो आप देखेंगे तो बीओपी समझिए, एक्सटर्नल सेक्टर में तो बहुत चीजें आएंगी। तो उसमें इंटरनेशनल जितने भी संस्था है वो भी एक्सटर्नल सेक्टर में ही आते हैं। और जो बीओपी हमारा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी आपको आएगा। जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो सब भी एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर मतलब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल सेक्टर से। तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा ही। एक्सटर्नल सेक्टर से समझिए 8 क्वेश्चन यहाँ से है। और जो मनी और बैंकिंग है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी उसमें आएगी और बैंकिंग आएगी। जो बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी है उसमें आपको एसएलआर, सीआरआर ये सब आएंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ही मॉनेटरी पॉलिसी जो टूल्स है। और इसी में मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग में ही आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना होगा। जितने भी बैंक है वो भी आपको, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। वो चीजें आएंगी आपको। टोटल चीजें मैं अभी इतना तो नहीं बता सकता आपको, अभी वो तो सिलेबस का चीजें है। और सिलेबस मैं अभी बताने में टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अगर बनाने लगूँ तो 50 मिनट आपको बताने में आपको सिलेबस में ही मुझे लग जाएगा। तो वो चीजें नहीं करेंगे हम, जल्दी से जल्दी टॉपिकों को हमें शुरू करना है। और फिर अब देखिएगा कि जो फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस है,
इससे भी क्वेश्चन आप समझिए कि बहुत अच्छा खासा आता है। और अभी एक्सटर्नल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 2019 में भी 8 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में भी अब 3 क्वेश्चन, 2017 में भी 6 क्वेश्चन, 2016 में 11 क्वेश्चन, 2015 में 6 क्वेश्चन, 14 में 2, ऐसे मतलब समझिए कि ऑन एन एवरेज आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर से, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में बना रहता है। जितनी भी इंटरनेशनल वाली चीजें होती हैं ये न्यूज में बना रहता है। हमारा फॉरेक्स गिर गया, कभी किसी देश ने अपना पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, तो जितने भी रेट मतलब मान लीजिए कि जो पॉलिसी रेट है, चाहे जो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं उसको, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ऐसा यूज करता है जो केंद्रीय बैंक होता है। तो फेडरल बैंक है जो अमेरिका का, वो यूज करता है, हमारे यहाँ पे आरबीआई यूज करता है। तो ये यूज करता है तो समझिए कि फिर ये हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। तो एक्सटर्नल सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं आपको काफी अच्छे से कराऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियरिफिकेशन होगा, आप लोगों को उसकी सोचनी नहीं है। डायग्राम होगा बिल्कुल, एक बार अगर उस डायग्राम को समझ लेते हैं तो वो चीजें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी वहां पे। और जो मनी है तो इससे भी 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे आप देख रहे हैं मॉनेटरी और बैंकिंग से। काफी लंबा टॉपिक है, तो ये भी बहुत अच्छे से होंगे, और 2-3 लेक्चर इस सब पे लगेगा, 2-3, 3-3, 4-4 ऐसे लेक्चर लगेंगे, और मतलब काफी डीपली होगा। उसमें कितने तरह से हम मनी को नापते हैं, कैसे M1, M2, M2, M3, वो सब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। और फिर एग्रीकल्चर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीटी में भी आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे पीटी में आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वाले से करेंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है, पीएमसी एक्ट हो गया, ग्रीन रेगुलेशन, व्हाइट रेगुलेशन, और जितना भी 5 ईयर प्लान है, तो उससे तो क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अब उससे क्वेश्चन कम हो गया है, क्योंकि जो योजना आयोग आप देखेंगे उसको भी समाप्त हो गया, लेकिन प्लानिंग हमारा समाप्त नहीं हुआ है। योजना आयोग को बस समाप्त करके वहां पे नीति आयोग लाया गया है फाइनल, ये चीज है। और फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से एवरी ईयर समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, यहाँ पे आते हैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसा इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। आप अगर इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं तो इन्फ्लेशन मतलब होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, कोई भी चीजें महंगी होने लगती है, तो फिर इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं कि मनी का वैल्यू गिर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक आएगा, तो वहां पे हम अच्छे से देखेंगे। मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको। और पब्लिक फाइनेंस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। पब्लिक फाइनेंस आप समझिए, इसमें बजट आएगा आपका, बजट में फिर जितने भी डेफिसिट हैं गवर्नमेंट के वो आएंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में फिर एक्सटर्नल सेक्टर में भी उसको बताऊंगा मैं थोड़ा सा, जितने भी डेफिसिट हैं, और थोड़ा पब्लिक फाइनेंस में भी यहाँ भी डेफिसिट आएगा, जितना गवर्नमेंट कर्ज लेती है, पब्लिक डेब्ट तो बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कितना गवर्नमेंट पे अभी कर्ज है और क्यों है, उसको फिर कम करने के लिए कितना गवर्नमेंट मेजर उठा रही है, वो सब भी आपको बताई जाएंगी। टोटली मतलब चीजें कंप्लीट होंगी। और नेशनल इनकम है तो इससे भी क्वेश्चन लगभग आते हैं, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन करके, मतलब 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि नेशनल इनकम से आएंगे आपके। फिर इंडस्ट्री है, जो ये तो राष्ट्रीय आई थी, और इंडस्ट्री जो है आप समझिए कि जो औद्योगिक चीजें हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आती है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन लगभग हमेशा से इंडस्ट्री से आ रहे हैं। औद्योगिक जो हमारा पॉलिसी है बहुत सारा, उसमें औद्योगिक पॉलिसी है हमारी, वो देखेंगे। और फिर मेक इन इंडिया और ये जो कुछ स्कीम आती है उससे भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लिया जाता है उसमें। एसीजेड से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। और फिर जो हमारा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और इससे भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे आप देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अवसंरचना बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। और फिर आप देखिए कि जो कैपिटल मार्केट है, तो 2 तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में जो होती हैं सीधे लेन देन होती हैं पैसे से, और जो कैपिटल मार्केट इसमें शेयर मार्केट आ जाता है, क्योंकि यहाँ से कैपिटल बन रही है। तो उसमें मैं आपको फिर कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होता है, फिर आईपीओ, एफपीओ, जितना भी शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं इसमें आएंगी। शेयर आएगा, बॉन्ड आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और कितनी प्रकार की कंपनियां होती हैं ये भी इसमें आएंगी आपको। तो ये समझिए कि आपका सिलेबस भी चल रहा है और वेटेज भी कितना है ये भी आपको इस स्लाइड में पता चल जा रही है। और फिर प्लानिंग है, तो प्लानिंग से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग से मेरे देखने में अब क्वेश्चन कम हो गया है। तो 2019 में 1 क्वेश्चन है, पहले प्लानिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो 5 ईयर प्लान था उससे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन उससे नहीं आ रहे, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, और फैक्चुअल जो चीजें हैं वो धीरे धीरे यूपीएससी पूरी तरह से हटा दिया है। 2013 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, और सिलेबस में आप देखेंगे कि फैक्चुअल चीजें जो पहले आती थी वो वेटेज धीरे धीरे उसका कम कर दिया गया। और फिर अब आएगा आपका पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, तो गरीबी और जो बेरोजगारी है ये चीजें आएंगी। तो इस सब से मेंस में ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो पीटी में 2 क्वेश्चन बना है, और बाकी 1 क्वेश्चन आपका बना है
2016 में और 2013 और 2012 एक एक क्वेश्चन बने हैं इसमें। तो पॉवर्टी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। अनएम्प्लॉयमेंट में वही चीजें पूछेगा, मतलब कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट फिर कितना प्रकार का होता है, ये सब चीजें उसमें आ जाती है एक आध प्रीलिम्स में। और गरीबी जो है उसका डिफिनीशन के बारे में एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है। और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो वो स्कीम वाला इसमें पार्ट होगा, लेकिन वो अलग से भी पार्ट होता है। स्कीम के बारे में हमें देखना होता है, तो स्कीम से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप 2017 में देख रहे हैं, 2016 में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ऐसे स्कीम वाले से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन मेनली मान के चलिए ये करंट अफेयर वाला चीज है, जो करंट से रिलेटेड चीजें होती हैं वही पूछी जाती हैं ज्यादातर। और जो पब्लिक फाइनेंस है ये भी हमेशा बना रहता है न्यूज में, और मनी जो बैंकिंग है ये भी हमेशा न्यूज में बना रहता है। एक्सटर्नल सेक्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा न्यूज में रहता ही है, तो इससे भी क्वेश्चन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आते हैं और इसको मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ। अब जो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका स्टैटिक पार्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट तो पीछे वाला ही रहेगा जो आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो न्यूज में रहेगा वही फिर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया रहेगा उससे जोड़ के पूछा जाएगा। तो स्टैटिक पार्ट ही पूछता है, लेकिन डायनेमिक से जोड़ के। डायनेमिक करंट अफेयर को बोलते हैं, और स्टैटिक पार्ट जो होता है ये कॉन्सेप्ट आपका होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो उससे जोड़ के ही पूछेगा आपको। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये एक स्लाइड में आपको पता चल गया कि कितने इतने लगभग सिलेबस है, और इसके अंदर जो फर्दर जो टॉपिक होता है तो वो बहुत लंबा टॉपिक है अपने आप में, तो वो चीजें अलग से आएंगी। और दूसरी बात है कि ये आपको सब्जेक्ट का जो टॉपिक है ये पता चल गया, और दूसरा इसका वेटेज क्या है ये पता चल गया। तो ये स्लाइड आपको रखना है अपने पास में, और आपको इसको देखते रहना, और उसी अनुसार फिर हम अपने टॉपिकों को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो पहले अभी तो हम ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे इसमें बेसिक जो इकोनॉमी वाली चीजें होती हैं ये मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात है इसमें हम देख लेंगे जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है ये आपको पता चलेंगे, और फिर अपने हम जो हमारा इकोनॉमी है इसका कुछ फीचर है, मतलब समझिए इसकी विशेषता जो है उसको हम देख लेंगे, और फिर अपने टॉपिकों को शुरू करेंगे। तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये जो बेसिक चीजें हैं, और बाकी जो एडवांस है ये उसके बाद समझिए अब चैप्टर शुरू होगा जो आपका होगा। लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स की एक नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो ये बेसिक आपका बनेगा यहाँ से इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर जो टॉपिक होगा वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बेसिक चीज़ों को अभी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होती है, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, कि इसमें भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है, और कैसे पहले ये शुरू में चीज़ें आई ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आएगा। तो पहले अर्थव्यवस्था देख लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में होता है, किसी एक क्षेत्र में हो गया, किसी एक देश के लिए हो गया। समझिए जैसे इंडिया का है तो ये इंडियन इकोनॉमी इसीलिए बोला जाता है। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें इकोनॉमी में हर एक चीजें आएंगी, बैंकिंग वगैरह सब, जितना भी बीओपी, जितनी भी चीजें हैं इकोनॉमी की इंडिया से रिलेटेड, ये एक क्षेत्र में है। और आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि मतलब ये एक क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए ये अपनाई जाती है, ये जो विशेष क्षेत्र का अर्थव्यवस्था होता है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ये क्या है, एक विषय है, जो कॉन्सेप्ट है समझिए ये एक विषय ही है, और विषय को फिर अप्लाई करते हैं आप अपने किसी सेक्टर में, या फिर अपने घर में ही अप्लाई कर ले, या फिर किसी देश में अप्लाई कर ले। तो ये बात हुई, ये तो एक विषय है अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी जो होती है वो मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आपके देश में उसको उपयोग की जा रही है। विश्व के अंतर्गत जितने भी सेवाएं हैं, उत्पादन है, वितरण है, उसका अध्ययन किया जाता है। और इकोनॉमी जो होती है अर्थव्यवस्था, तो वो एक देश में फॉलो की जाती है, और ये पूरी तरह से विश्व पे ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, उसका चीजें पता किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर पता होनी चाहिए। और फिर अब हम देख लेते हैं कि आखिर में जो ये विषय है तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, और इससे क्वेश्चन मतलब बार बार आप देखेंगे एवरी ईयर जो पीसीएस का एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थशास्त्र नीतियों का सिद्धांत को प्रमुख रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास जो है ये स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे, तो ये एडम स्मिथ द्वारा किया गया, 1776 में किया गया है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी बुक से माना जाता है कि अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट है उसके रूप में इसका इजाद हुआ। तो अब मान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उसका इजाद होता है, तो वो सभी सब्जेक्ट जो आता है वो फिलॉसफी से आता है। फिलॉसफी अगर आपने सुना होगा तो फिलॉसफी में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जैसे आप सुने भी होंगे बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हो तुम, तो फिलॉसफी में वही चीज़ें होती हैं जिसको सिद्ध नहीं किया गया हो। जैसे भूत प्रेत है, तो भूत प्रेत है तो अभी सिद्ध नहीं किया गया हो, अगर उसको कल कोई सिद्ध कर दे तो उसको एक सब्जेक्ट के रूप में कल पढ़ाया जाने लगेगा। तो यही चीज़ें जो फिलॉसफी में चीज़ें सिद्ध नहीं हुई रहती हैं उसको समझिए सिद्ध जो कर देता है वो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगता है। तो वही है, सभी सब्जेक्ट जो है वो फिलोसफी से ही आए हैं ऐसा बोला जाता है। तो फिर जो ये एडम स्मिथ थे, इन्होंने सिद्ध कर दिया इसको, चीज़ों को, जितने भी इकोनॉमिक की कॉन्सेप्ट थे। और इन्होंने सिद्ध किस में किया, तो ये सिद्ध किया समझिए द वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें सिद्ध कर दिया। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। मतलब अर्थशास्त्र का यहाँ से फिर एक एजुकेशन लेवल पे ये आ गया, ये चीज़ों को सिद्ध कर दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका पता हो गया, मतलब प्रैक्टिकल में आ गया उपयोग में, तो फिर ये एक सब्जेक्ट बन गया यहाँ से। तो ये आपको पता होनी चाहिए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। और अर्थशास्त्र जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा गया है एडम स्मिथ द्वारा, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये मैंने इसलिए डाल दिया है। पीसीएस का एग्जाम देखिएगा तो रेगुलरली ये क्वेश्चन आता है आपको। और जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो चीज़ें मैं बिल्कुल इंक्लूड करें। और अर्थशास्त्र की भी ब्रांचेज हैं फर्दर, आप 2 ब्रांच सुनते होंगे। ब्रांच मतलब समझिए कि इसकी शाखाएं हैं, एक तो छोटे क्षेत्र में अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है और दूसरा एक बड़े क्षेत्र में पढ़ा जाता है, तो यही ब्रांच है। तो अर्थशास्त्र की शाखाएं हम देख लेते हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी, अगर आप एक इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इनिशियल फेज में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये है अब अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये एक व्यष्टि अर्थशास्त्र बोली जाती है, माइक्रो इकोनॉमी बोली जाती है, और ये एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक निर्णय के लिए होता है। तो अब समझिए जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, तो ये मतलब समझिए जो आप अगर अपने घर के लिए अर्थव्यवस्था का मतलब सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसको व्यष्टि में, चाहे आपका जो एक कंपनी है उसके लिए आप जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि उसका कैसे अकाउंटिंग करना है, कैसे फिर आपका अकाउंटिंग रहेगा, कैसे पैसा आएगा जाएगा, ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो आपके पर्सनल जो क्षेत्र में छोटे इकाई में उपयोग हो रहा है उसको फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमी, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी। और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी जो कि समष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, मतलब समझिए कि एक देश की हो गई, एक स्टेट की हो गई, तो ये जो हुई बड़े लेवल पे, तो ये समझिए कि ये होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। देश आ गई, अब देश में सभी कंपनियां हैं उसका किया जाएगा तो ये समष्टि में आएगी। लेकिन जो व्यष्टि होगी तो ये व्यक्तिगत एक कंपनी अपना कर रही है वो समझिए व्यष्टि है। अगर पूरी कंपनी का मिला के किया जा रहा है तो वो समष्टि अर्थव्यवस्था है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो ये 2 आपने समझ लिया, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। अब जो इकोनॉमी है तो इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है फर्दर। आप समझिए कि जो ज्योग्राफी है उसमें भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और फर्दर इकोनॉमी में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यही हमें देख लेना है इसमें। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, आपने नाम भी सुना होगा। तो अब जो उत्पादन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब कि अब उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे समझिए कि कृषि वाला क्षेत्र है तो उसका अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया। और जो इंडस्ट्री है तो ये काम अलग है, बिल्कुल। अब काम अलग है तो फिर उसका मतलब नाम अलग अलग रख दिया गया। अब जो सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर है, तो उसका एक सेक्टर ही बना दिया गया, उसमें इतने लोग आएंगे, जैसे कि डॉक्टर आ गए, इंजीनियर आ गए, उनको एक मिला के फिर एक सेक्टर ही बना दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है, ताकि उनके अनुसार फिर जो इकोनॉमी हमारी सिस्टम है वो व्यवस्था बनाई जा सके, फिर योजना बनाने में भी आसान होती है ये सब चीज़ें। तो इसके लिए ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यही हमें देखना है। पहला है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कि आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अब इकोनॉमी में जब मैं आपको नेशनल इनकम बताऊंगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि नेशनल इनकम भी जो गणना अकाउंटिंग होती है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर और चौथी पांचवी सेक्टर भी आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ों को समझना है। तो प्राथमिक क्षेत्र वही है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, खनिज उत्खनन हो तथा इन सब से संबंधित जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो प्रमुख समझिए मतलब प्राथमिक चीज़ें जो भी हैं, खेती से रिलेटेड हो गई, कृषि से रिलेटेड हो गई, पशुपालन से रिलेटेड हो गई, मछली पालन, ये सब चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। इसे हम प्राइमरी सेक्टर में बोलते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर क्या आएगी फिर समझिए। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिएगा, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र, इसमें आएगा आपका वस्त्र उद्योग, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियल चीज़ों से रिलेटेड काम होती हैं वो आएंगी। जैसे कंपनी है तो उसमें कंपनी आएगी, तो इसमें उद्योग आ जाएंगे, वस्त्र उद्योग आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं, लोह इस्पात उद्योग आएगा, वाहन, ये सब ऑटोमोबाइल सेक्टर जो में गाड़ी बनाई जाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें आपकी द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। जितना भी प्रोडक्शन वाली चीज़ें आप मान के चलिए, उत्पादन जिसमें होता है वो सेकेंडरी में हम लोग मानते हैं। और भी इसका थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन है अलग से, तो वो मैं आपको नेशनल इनकम का जब चैप्टर होगा हमारा उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है तृतीय क्षेत्र, टर्जरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें आपका जो आएगा, जो जिसमें कि आपको मतलब शारीरिक ज़्यादा श्रम नहीं करने पड़ते, आपको दिमागी काम करना पड़ता है और साथ में आप रुक के काम करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट भी माना जाता है लोगों के लिए। तो ये है बैंकिंग क्षेत्र
और इसमें आपका आएगा शिक्षा, बीमा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियर है ये सब जो मतलब समझिए कि शारीरिक मेहनत कम करते हैं वो टर्जरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए इतना, ये 3 क्लासिफिकेशन है। और अभी तो कुछ डाटा वगैरह है, लेकिन डाटा अभी यहाँ पे देना अच्छा नहीं है कि कौन सा सेक्टर हमारे जो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो लगभग मान के चलिए कि 15 से 16% जो हमारी मतलब इकोनॉमी मतलब जीडीपी, आप समझिए जीडीपी होती है एक देश की कमाई होगी, जैसे कि आपकी सैलरी होगी वैसे ही देश की एक सैलरी है पूरे देश का मिला के, उसको लगभग अभी आप बस मान के चलिए कि वो जीडीपी होती है। तो जीडीपी में आप समझिए कि हम कृषि क्षेत्र से कमाते हैं 15 से 16 रुपया, अगर 100 रुपया हम कमाते हैं तो। और आप मान के चलिए कि 26 से 27% आपका पैसा आता है यहाँ से, मतलब 100% में 26 से 27 रुपया आपका सेकेंडरी सेक्टर से आता है। और मान के चलिए कि 54 से 55 रुपया आपका ट्रेजरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर इसको बोलते हैं, यहाँ से आता है पैसा। तो ये आपने फर्दर समझ लिया कि सबसे ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर से ही पैसा आता है। लेकिन जॉब क्रिएशन के मामले में देखिएगा तो जॉब क्रिएशन इसमें कम होता है। और सबसे ज्यादा मतलब लोग हमारे कहाँ लगे हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लगभग 50% लोग लगे हैं और कमाई हमारी 16 रुपया होती है। तो इसी वजह से मानिएगा कि आप कृषि जो सेक्टर में लोग हैं, किसान आत्महत्या करते हैं तो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि 50 लोग लगे हैं और कमाई 15 रुपया हो रहा है। और ये सर्विस सेक्टर में आप अगर देखिएगा तो आप मान के चलिए कि 25 से 26% लोग इसमें लगे हैं, और 25 से 26% लोग लगे हैं और कमाई इनकी लगभग 54-55 रुपया हो रही है। तो मान लीजिए दोगुना सैलरी है सीधे, वहाँ पे 3 गुना का अंतर देख रहे हैं किसानों की सैलरी में, और इनकी सैलरी में समझिए अब की 2 गुना ज्यादा है, मतलब समझिए। इसीलिए आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में लोग भागने का ज्यादा चेष्टा करता है, जैसे कि बैंकिंग हो गई, शिक्षा हो गई, बीमा हो गई, चिकित्सा होगी, चाहे फिर आप इंजीनियर लोगों को देख सकते हैं। तो इस सेक्टर में लोग इसी वजह से भागने का कोशिश करता है। तो ये सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं और पैसा यहाँ से ज्यादा आ रहा है। पैसा ज्यादा आएगा तो आपको ज्यादा भी मिलेगा। और किसानी लोग इसी वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि 50 लोग लगे हैं और समझिए 15 रुपए इनकी सैलरी आ रही है। तो ये दिक्कत हो जाता है। और 15 रुपए फिर बांटिएगा 50 लोगों में तो उनका इनकम तो कम ही हो जाएगा। इनकम कम होगा तो फिर किसानों पर दबाव आता है, तो फिर वो आत्महत्या ये सब करते हैं। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब कृषि क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला जो ये हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसमें 26% अगर कमाई हो रही है तो लगभग 25-26% इसमें लोग भी लगे हुए हैं। जॉब क्रिएशन इसमें 25 से 26% है। तो ये आपको इतना ओवरऑल पता होना चाहिए, अभी थोड़ा इनिशियल फेज में, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जो टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम अपनाई जाती है पूरे देश में, आपको पता होगा कि अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें, ये भी आपको मतलब जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और ये आपको इनिशियल फेज में पता होनी चाहिए। तो अब जो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, तो अगर आप कोल्ड वॉर का नाम सुने होंगे, कोल्ड वॉर जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तो उसमें कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगा, जो कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच चल रहा था। तो अब ये टाइप ऑफ इकोनॉमी को लेके ही ये कोल्ड वॉर चल रहा था। वो समाजवादी बोल रहा था, समाजवादी में मतलब होती है कि पूरी कंपनी जो होती है वो सरकार के अंडर में होती है, और फिर सरकार लेके वो कंपनी चलाती है, और फिर जितना कमाई होता है वो पब्लिकों को उसमें योजना के तहत बांटा जाता है। अब ऐसे नहीं कि पैसा हाथ में दिया जाता है, वो योजना के तहत बांटा जाता है। जैसे योजना चला दी गई और वहां पे उस पैसे का उपयोग कर लिया गया, तो वो गरीबों के हाथ में माना जाता है, पहुंच जाता है। तो यही टाइप ऑफ इकोनॉमी आपको समझनी है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार की। तो लगभग आप ओवरऑल मान के चलिए कि 3 है, लेकिन 4 बोला जाता है। जो चाइना का सिस्टम है तो वो अलग था, लेकिन अब तो उसका अलग बिल्कुल नहीं है। पूंजीवादी की तरफ वो भी अग्रसर है। पहले उसकी अलग टाइप की इकोनॉमी थी, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी सिस्टम है कि आप अपने देश में कैसे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को देश में। तो इसमें पहला जो आता है, तो पहला आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और यही माना जाता है। जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा उन्होंने, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे ही था। इसमें जो होता है सरकार का रेगुलेशन कम होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि समझिए आप ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, और इसमें मतलब जो रेगुलेशन है इसमें कम रहता है। तो जितना गवर्नमेंट रहता है उसका रेगुलेशन कम रहेगा इसमें, और कम रहेगा तो फिर जनता अपने मन का जो भी चीजें है कर सकती है। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है, और ऐसा है कि हम इसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले हमारा मिक्स इकोनॉमी था। मिक्स इकोनॉमी मतलब समझिए समाजवाद का ज्यादा वर्चस्व था, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। तो सोशलिस्ट का ज्यादा प्रभाव था, लेकिन अब हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें अब इसका जो फीचर होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। तो इसमें आपको यही चीजें देखने को मिलेगी कि सरकार जो होती है वो कम हस्तक्षेप करती है। आपको अगर कंपनी लगाना है कहीं पे, आप लगाओ, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार बस टैक्स लेगी और बाकी उसको मतलब नहीं है। तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। अब जितने भी कंपटीशन बनते हैं, क्योंकि अब सभी लोग कंपटीशन करेंगे, बहुत तरह की कंपनियां होंगी, कंपनी बहुत सारी जब खुलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जहां भी कंपटीशन अगर होगा तो समझिए कि वहां पे ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ये जो मतलब अर्थव्यवस्था अपनाई है, ये इकोनॉमिक सिस्टम, तो उनका
उनका ग्रोथ हुआ है। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री आप देखेंगे कि जो है डेवलप हैं, तो उनको एक ये भी कारण माना जाता है कि उनके इसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने फॉलो किया है और फिर ग्रोथ उन्होंने किया है। तो इसमें ग्रोथ होता है अच्छा खासा, क्योंकि मोनोपोली जो होती है कि एक कंपनी ही अपना वर्चस्व स्थापित करके नहीं रखी है। जैसे कि इंडियन रेलवे है मानिए, तो इंडियन रेलवे बस सरकार चला रही है, तो उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपको जो सुविधा देना चाहे आपको लेना ही पड़ेगा। आपको पता भी नहीं, अब आपको पता कैसे चलेगा, आप कंपेयर कैसे करिएगा अगर कोई दूसरी इंडियन रेलवे अगर चलाती। मान लीजिए इंडियन रेलवे, अब पटरी तो दूसरी नहीं बैठाएगी, लेकिन उसी पे प्राइवेट ट्रेन भी चले और सरकारी भी ट्रेन चले, और दोनों का फिर आप कंपेयर करिएगा, तो वहाँ पे सुविधा पता चलेगी कि किसका सुविधा कितना अच्छा है। तो इसमें वही चीज़ें होती है, कंपटीशन होती है, बहुत तरह की कंपनियां होती है। अब एक इंडियन रेलवे मान लीजिए रेलवे चला रहा है जो सरकारी कंपनी, और इसमें क्या होता है, अगर कैपिटलिस्ट रहता है तो इसमें बहुत तरह के लोग रेलवे चलाते हैं, तो कोई और भी चलाता है ट्रेन, कोई और भी चलाता है, तो फिर हम उसमें कंपेयर करते हैं, देखते कि किसमें अच्छी सुविधाएं मिल रही है, और जिसमें अच्छी सुविधाएं मिलती है उसमें ज़्यादा लोग जाते हैं। अब ज़्यादा लोग जाते हैं तो दूसरे कंपनी को लॉस होने लगती, चाहे इंडियन जो गवर्नमेंट चला रही है उसको लॉस होने लगती है, और लॉस होती तो फिर क्या करती गवर्नमेंट, या तो तुम भी वैसी सुविधाओं दो, नहीं तो अपने बंद करो कंपनी को। तो इससे जनता को फायदा होता है, जनता को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल पाती हैं, और ग्रोथ मतलब कि जो कंपटीशन करेगा वही टिक पाएगा मार्केट में। और कंपटीशन जब भी होता है तो कम पैसे में कंपटीशन में ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन करने का सोचा जाता है, पब्लिक को ज़्यादा फायदा दिया जाए, ज़्यादा सुविधाएं दिया जाए, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है। और वो मैं थोड़ा सा आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब बताऊँगा और पब्लिक सेक्टर के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस होगी कि क्या प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा है और क्या फिर उसका लॉस है, वहाँ भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल थोड़ा थोड़ा चीज़ें जान लेंगे। और दूसरी चीज़ें होती है कि निजी संपत्ति इसमें होती है, तो अब जो कंपनी होगी इसमें निजी संपत्ति अपना रखेगी। जैसे कि आप बैंक देखेंगे, तो पहले हम सोशलिस्ट थे, समाजवादी, तो सोशलिस्ट थे, तो अब देखिएगा कि हमने इंदिरा गांधी मैडम ने फिर वहाँ पे जितने भी बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी बैंकों को खरीद लिया। तो इसमें आप प्राइवेट चीज़ें ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जब भी गवर्नमेंट चाहे तो आपकी चीज़ों को खरीद सकती है, वही चीज़ें इसमें नहीं होती है। इसमें निजी संपत्ति, आपको जो बैंक चलाना है बैंक चलाइए, कंपनी चलाना है कंपनी चलाइए, ये चीज़ें होती है। निजी संपत्ति आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन जो सोशलिस्ट होती है तो इसमें यही चीज़ों को अवॉइड किया गया है। जितनी भी निजी प्राइवेट आपकी संपत्ति है उसको गवर्नमेंट लेके फिर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जितनी भी गरीब जनता है उसको भी बांटेगी। तो सोशलिस्ट में वही होता है, जो गवर्नमेंट पहले कंपनी चला रही थी, तो कंपनी चलाने का ही मतलब यही है कि वो कंपनी सभी कंपनी चला रही है और उसका पैसा लेके फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है योजना के तहत। तो यही होता है, इसमें निजी संपत्ति आपको जितना रखना है रखिए, लेकिन जो सोशलिस्ट अपनाइएगा इकोनॉमी, तो उसमें पूरी तरह से कंपनी पे सरकार का नियंत्रण रहेगा। जैसे आप एल, घेल, सेल, ये सब इतनी कंपनियां हैं, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी कंपनियां हैं गवर्नमेंट को, तो ये पहले सब गवर्नमेंट के अंदर में थी। कोई भी बड़ी कंपनी होगी वो गवर्नमेंट ही चलाएगी, फिर उससे कमा के आप लोगों को बजट के तहत उसमें योजना बनाई जाती है और पैसा फिर लोगों को बांटा जाता है। तो ये होता है। और दूसरा है कि ये लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, तो इनको ये सब चीज़ों का पता नहीं होता कि किसी को क्या हो, इनको बस कंपनी को लाभ होना चाहिए, बाकी चीज़ों से इनको मतलब नहीं होती। जैसे सोशल वर्क हुआ तो उनसे इनको मतलब नहीं होता। अब ये लाभ के लिए कुछ भी करेंगी, तरह तरह के, फिर आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी में तरह तरह की चीज़ें लाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनमें कंपटीशन रखा जाता है। हर एक जगह आप कंपटीशन देखेंगे, एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें कंपटीशन रहेगा, जो प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं फिर उनका मार्केट में चेक किया जाता है कि जो इस लेवल की कंपनियां हैं जो कि यही प्रोडक्ट उत्पादन कर रही हैं, फिर उनको लोग जांचता है कि इसमें क्या खूबी है। मतलब बहुत कंपटीशन रहता है, और कंपनी आगे बढ़ने के लिए जो नहीं करना होता है वो करती है, तो इससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज में होता है और कोई भी देश ग्रोथ कर पाता है इसमें। तो ये फायदा होता है, लाभ के उद्देश्य से ही कंपनी काम करती है। लेकिन सरकारी कंपनी को आप देखिएगा तो वो लाभ के लिए काम नहीं करती, वो सरकारी की जो कंपनी है वो पब्लिक की सेवा के लिए काम कर रही है, और सेवा के लिए काम कर रही है तो अधिकतर वो जो कंपनी रहता है वो समझिए लॉस में ही रहता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वो काम करना चाहते नहीं है, और सरकार फिर उस पर ज़्यादा दबाव दे भी नहीं सकती। तो जो प्राइवेट आप सरकारी कंपनियों को देखेंगे तो लगभग वो अप्रॉक्स हमेशा लॉस ही में रहती है। और यहाँ पे क्या होगा कि लॉस में होगी अगर सरकारी कंपनी, तो गवर्नमेंट को बजट से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉस में हो रहे हैं कंपनी को ही, तो फिर आप बंद करके घर जाइए या फिर अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उत्पादन करिए, मार्केट से कम्पीट करिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो ये फायदा यहाँ पे हो। और पूंजीवादी में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, तो उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर हैं, कोई भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है तो आप खरीद रहे हैं, तो इसमें उपभोक्ता का हमेशा प्रभुत्व आप अभी भी देख सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं तो आपको घर पे लाके दिया जा रहा है, सब्जी तक घर पे दिया जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन धीरे
धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेगा तो उपभोक्ता जो होगा उसका प्रभुत्व बढ़ेगा। कंपनियां आपको एक से एक सुविधा देंगी क्योंकि उनको मार्केट कैप्चर करना है, उनको फायदा कमाना है। और यहाँ पे होता है कि अब गवर्नमेंट कंपनी से आप नहीं बोल सकते हैं कि आके यहाँ पे आपके घर पे सब्जी दो, वो सब्जी की जगह जेल में उठा के डाल दे। तो ये चीजें होती हैं। ये आके सब्जी आपको यहाँ पे देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। अगर फिर आप बोलिएगा वापस करो तो वापस भी करेंगे। तो ये उपभोक्ताओं का प्रभुत्व बढ़ जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे अपने ग्राहक को नहीं आप संतुष्ट कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉस होगा और लॉस सहना पड़ेगा। जैसे कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद तो आप घर चलिए, अब यहाँ पे कोई आपका काम नहीं। लेकिन सरकारी कंपनी लॉस में जाती है तो फिर बजट से पैसा वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है पूंजीवादी का। और पांचवा है कि प्रतियोगिता बहुत होती है। तो मैंने जैसा बताया कि प्रतियोगिता बहुत होती है। तो आप जियो का एक लेके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। प्रतियोगिता के वजह से ही आप देखेंगे पहले जितनी भी कंपनियां थी तो वो सरकारी भी कंपनी थी। तो BSNL शुरू में तो बहुत फायदे में थी, लेकिन जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटर किया बहुत सारी कंपनियां आई और उसमें जियो भी आया। तो अब देखिएगा BSNL लॉस में चला गया और वो कंपनी कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। जो BSNL गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बेचना तो चाहती है लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। दूसरी बात, कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ समझिए। पहले नेट कितना महंगा था, कॉल रेट कितना महंगा था, आज आपको 150-200 में महीने का मिल जा रहा है। पहले 2000-3000 का सिम आता था, रिचार्ज 700-800 रुपए का होता था। तो वो पहले था। तो पहले तो हमेशा थोड़ी चीजें महंगी रहती हैं जब नया नया आता है। तो अब समझिए कि वो धीरे धीरे कितना कम हो गया, डाटा आटा सब फ्री है। तो ये कंपटीशन का ही है कि कंज्यूमरों को इतना फायदा हुआ। तो कंपटीशन से कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें समझिए कि पर्यावरण आदि को नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हें जो कंपनियां होती है इनको पर्यावरण से मतलब नहीं है, उनको फायदा चाहिए। अब गवर्नमेंट जो कंपनी है वो पर्यावरण को देखेगी। ये नहीं है कि बिल्कुल पर्यावरण वगैरह नुकसान हो रहा है, चाहे गरीबों को नुकसान हो रहा है वो काम करते जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी आती है वो पर्यावरण को नहीं देखती और काफी वो लोग ग्लिच करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें धांधली ये कंपनियां करती हैं। गवर्नमेंट को फिर पैसा देना, जितने भी मंत्री हैं उनको भी पैसा देना, उनको कैसे भी फायदा चाहिए, टेंडर पास होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। बाकी आपका देश का क्या हो, जनता का क्या हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। और लेकिन सरकारी कंपनियां जो होती है वो जनता के लिए काम करती हैं। तो सरकार समझिए कल्याण में दे रही है वो आपको। जो सरकारी कंपनी है तो वो जितना भी कमाएगी फिर वो बजट के साथ आपको मिल जाता है। लेकिन इनका ये सब नहीं होता है। एक आदमी के पास सभी धन एकत्रित होते जाते हैं। तो आज आप देखिएगा अमेरिका में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और अब जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग अमीर हो रहे हैं। तो इसमें इनइक्वालिटी भी बढ़ती है और ये माना जाता है कि गरीबों का शोषण करके ये इकोनॉमी ऊपर बढ़ती है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे जब प्राइवेटाइजेशन होगा। इसमें जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है और टैक्स मिलता है तो फिर गवर्नमेंट किस पे खर्च करेगी, वो गरीबों पे ही खर्च करेगी। तो इसमें ये फायदा हो जाता है कि गरीबों पे खर्च हो जाता है टैक्स में। और यहाँ पे होता है कि अब जो सरकारी कंपनी है तो उसका पैसा तो सरकारी कंपनी को चलाने में ही चला जाएगा, गवर्नमेंट का बहुत सारा बजट में वहाँ पे घाटे में। तो फिर वो जो पैसा है तो वो पब्लिक पे खर्च होना चाहिए लेकिन वो कंपनी को चलाने में चला जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब ये पश्चिमी देश है तो उनका जब आप देखिएगा तो उनका तो एक GDP बढ़ा रहता है और उनका नेशनल इनकम भी बढ़ा है। और जो हम 2% किसी भी सेक्टर में खर्च करते हैं, मान के चलिए 2, 2.5, 1.5% ऐसे खर्च है हमारा, जैसे एजुकेशन हो गया चाहे हेल्थ हो गया। लेकिन उनका आप देखिएगा तो 5 से 6% खर्च होता है। और एक तो लोग कम है और उनका GDP बढ़ा है। तो मतलब हमसे ज्यादा ही खर्च करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो पूंजीवादी अच्छी अर्थव्यवस्था ये हमें पहले ही करना चाहिए था। और दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी आप देखिएगा कि सोशलिस्ट बोलते हैं इसको, स्टेट इकोनॉमी भी बोला जाता है और इसका नाम सोशलिस्ट भी है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं और स्टेट इकोनॉमी भी बोला जाता है, मतलब कि स्टेट के अंडर में रहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यही USSR में फॉलो किया जाता था और इसी को लेके आप देखिएगा कि कोल्ड वॉर चलता था। तो वो आप देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। तो इसमें होता है आर्थिक नियोजन और केंद्रीय नियोजन होता है। तो आप समझिए कि जितना भी सरकार का है हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, जितनी भी कंपनियां होंगी तो सरकार के इसमें रूल रेगुलेशन होगा। और सरकार अलाउ भी करना चाहे या नहीं यही जानती है। सरकार बोलेगी आपको जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपनी कोई चला सकता है या नहीं वो जाने, वो सरकार ही जानती है आपको अलाउ करे या ना करे। तो पहले हमने सभी जो सेक्टर है उसको रिजर्व कर रखा था, अभी सबको हम केमिकल न्यूक्लियर ये सब छोड़ के बाकी अभी हमने सबको, तो इसमें सरकार चाहती है जो केमिकल है चाहे आप देखेंगे न्यूक्लियर सेक्टर तो इसको हमने रिजर्व रखा है, बाकी हर एक चीजों को उसमें खोल दिया, जो भी चाहे व्यापार कर सकता है उसमें। और FDI अलाउ कर दिया है सभी सेक्टरों में, मतलब FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। प्राइवेट कंपनी आके उसमें इन्वेस्ट करे, अपना कोई भी चीजें चलाए, उसमें सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आते ही रहता है कि इसका
इसका प्रॉफिट क्या है और फिर इसका लॉस क्या है। और आर्थिक नियोजन जैसे कि आप प्लानिंग कमीशन, तो इसमें प्लान बना के काम होता है। 5 ईयर प्लान होता है, जैसे कि आपने योजना आयोग को हमारे देखा होगा। योजना आयोग हर एक साल अपना योजना बनाती थी 5 साल का, और उसमें छोटा छोटा गोल अचीव करने के लिए साल भर का भी प्लान होता था। तो ये होता था। अभी नीति आयोग वही काम कर रहा है। तो बाकी चीजें मतलब योजना बना के इसमें काम करती है। केंद्रीय नियोजन होता है जो गवर्नमेंट प्लान बना के उसमें उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। 5 साल का हम प्लान लेके चलते हैं कि इस सेक्टर में हमें काम करना है। तो वो योजना अगर आप पढ़े होंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भी जितनी योजनाएं आई प्लानिंग कमी, उसको योजना आयोग के बारे में बताऊंगा मैं। और इसमें है कि आर्थिक जो विषमताएं होती हैं ये कम होती हैं। विषमताएं मतलब कि अब जो इनइक्वालिटी है कम होगी, क्योंकि अब सरकारी के पूरे अंडर में है तो उसमें इनइक्वालिटी कम होता है। लेकिन आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर जब पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें विषमताएं बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और अभी जो हमारा इनइक्वालिटी है देखिएगा फिर से इंक्रीज हो रहा है। एक तो पहले से ही हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है लगभग 57% है, और पूरे विश्व में 50% के आसपास में इनइक्वालिटी है। तो वो इनइक्वालिटी के चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा ही है, और ये ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊँ तो इसमें कमी होती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास सब होगा, गवर्नमेंट का जो कमाई होगा, गवर्नमेंट का कमाई होगा, तो फिर बजट आप देखते हैं बनता है हर एक साल, और बजट के तहत फिर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और गरीबों को उसमें कल्याण किया जाता है। तो इसमें आर्थिक विषमताएं जो होती है ये कमी होती है, और सामाजिक कल्याण होता है। तो जो अब ये सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी जो सरकारी गवर्नमेंट कंपनी होती है तो वो इसलिए नहीं खोली गई है क्योंकि गवर्नमेंट को कमाना है। कमाना नहीं है, गवर्नमेंट को बस काम भी चलते रहे और पैसा है, पैसा है तो फिर वो गरीबों के लिए उपयोग कर सके, इसलिए सरकारी कंपनियां खोली जाती हैं। लेकिन अब इतना लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इस वजह से फिर उसको मतलब बंद करना पड़ रहा है। जितनी भी कंपनियां उसको बेचनी पड़ रही है, और लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीजन वही है कि इफिशियंसी नहीं हो पाती है। आईकोर का अगर नाम सुने होंगे आप, तो ज्यादा रिसोर्स में कम चीजों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको आईकोर बोलते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आयकर ज़्यादा रहती हैं। जो सरकारी कंपनियां वो मतलब उतना इफिशियंसी ला ही नहीं पाती हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आप मिला सकते हैं। एक एसबीआई के कर्मचारी को मिला लीजिए और एक एचडीएफसी को मिला लीजिए। एक बार बैंक में आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो काम करेंगे नहीं और वो आपको घर पे आके काम करेंगे चाय पिला के। तो ये बातें आपको समझ नहीं पाएंगी। तो वो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन जब हम देखेंगे वहाँ पे। तो और इसमें होता है वर्ग संघर्ष की समाप्ति होता है। तो ये इकोनॉमी इसी वजह से मार्क्स द्वारा बताई गई थी। वर्ग संघर्ष को चीज़ें जब बताई गई मार्क्स द्वारा तो इसमें ये इकोनॉमी लाई गई, क्योंकि लेबर क्लास जो होता है मतलब अपर क्लास को वहाँ पे उखाड़ फेंकता है और अपना सत्ता स्थापित करता है। तो यही चीज़ें वर्ग संघर्ष जो थी इसको समाप्त करने के लिए ये इकोनॉमी आई थी, क्योंकि वर्ग संघर्ष हमेशा ऊंच नीच में होते रहता था, लड़ाइयाँ होते रहती थी। तो यही वर्ग संघर्ष समाप्ति करना था। इसमें जो होगा वो सभी लोग बराबर हो जाएंगे, सबको एक बराबर इसमें माना जाएगा। किसी के पास संपत्ति होगी ही नहीं, गवर्नमेंट के पास संपत्ति होगी और वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो यही होता है, जैसे कि ये पूरी संपत्ति है, समझिए ये संपत्ति है और यहाँ पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको हैंड ओवर कर लेगी, हैंड ओवर कर ली गवर्नमेंट। और अब जितने भी लोग हैं छोटे छोटे, इनको ये सब चीजों को बांटा जाएगा इक्वल में। यही होता है समझिए सोशलिस्ट इकोनॉमी यही। और अगला जो हमारा है तीसरा, जैसा निम्न कार्य कुशलता, मैंने मतलब कि अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो ये स्लो इकोनॉमी होती है, इसमें कंपटीशन होता ही नहीं है। अब जो सरकारी कंपनी है तो एक क्षेत्र में एक ही कंपनी काम कर रही है, तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। एक क्षेत्र में एक ही कंपनी काम कर रही है तो उसमें ग्रोथ रेट रुक जाता है। कंपनी में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होता, ये आपको पता होनी चाहिए। उतना कंपटीशन हो ही नहीं पाता क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है कंपनी। अब गवर्नमेंट एक सेक्टर में 3-4 कंपनियां तो एक जैसी नहीं चला सकती, एक सेक्टर में एक ही कंपनी चलाती है। और एक सेक्टर में जब भी एक कंपनी रहेगा वहाँ पे आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक तो जनता का वहाँ पे शोषण होता है, जितना गवर्नमेंट चाहे उतना प्राइस रखे। तो आज जो टिकट का दाम है तो आपको लगता होगा कम है, लेकिन कम कैसे, कोई कंपटीशन वाला भी तो होना चाहिए जिससे आपको प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करके देखे कि हाँ भाई मुझे ट्रेन के टिकट में कम में आपको यात्राएं कराई जा रही हैं। जब दूसरा ट्रेन आएगा, कोई प्राइवेट कंपनी चलाए, फिर वो कैसा टिकट देती है, किस भाव में देती है, क्या सुविधाएं देती है, तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हमें कम पैसा में मिल रही है, कहीं गवर्नमेंट ज्यादा ही ले रही है आपको। तो इसमें पता ही नहीं चल पाता है और इसमें जनता का शोषण होता है, ये आप मान के रखिए। और निम्न कार्य कुशलता रहती है कंपनी की। आप देख सकते हैं मतलब कि जो रेलवे है उसका हालत बिल्कुल बेकार है। अभी तो थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर सुधार हुआ है, बिल्कुल बोलिएगा पूरी तरह से सुधार हुआ है तो नहीं हुआ है। ट्रेनें 24-24 घंटे लेट होती हैं। आप समझिए कि टाइम के आम पीपल का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो सब चीजें सरकारी जब समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो उसमें ये झेलना पड़ेगा आपको। या आप सोशलिस्ट बन के रहिए या फिर सुविधा उठा लीजिए।
तो ये है। और अब हम देख लेते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यही हमने अपनाया है। तो ना हमने सोशलिस्ट अपनाया, ना हमने कैपिटलिस्ट अपनाया, हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आर्थिक नियोजन तो होता ही है। आर्थिक नियोजन जो प्लान है वो बनेगा। तो आपने भी देखा है कि हमारे यहाँ योजना आयोग जो प्लान बनाती थी, अब नीति आयोग बनाती है, तो वो तो रहेगा ही। और इसमें मतलब कोलैबोरेशन अपनाने की कोशिश की जाती है, सह संबंध अपनाया जाता है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर भी रहे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी रहे। तो हमारे यहाँ अंबानी भी काम करते हैं और हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी काम करती है तेल सेक्टर में। तो ये चीजें मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें दोनों लोगों का मतलब दोनों लोग कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी करेगी और कुछ सरकारी कंपनी भी करेगी। जैसे कि आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर है, तो सरकारी भी बैंक थे हमारे और प्राइवेट भी बैंक थे। तो इसमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है इसका सह अस्तित्व होता है। मतलब निजी क्षेत्र और जो सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, मतलब पब्लिक की स्वतंत्रता होती है, वो कार्य कर सकते हैं। अगर आपको मन है तो कंपनी खोलिए, इसमें गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपना कंपनी चलाएगी इसमें। तो दोनों चीज मिला के होता है। और चौथा एक इकोनॉमी होता है, आपने बहुत नाम सुना होगा, तो ये चाइना का होता है, जिसे कि साम्यवादी बोलते हैं, साम्यवाद। और इसको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। तो बार बार आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नाम सुनते होंगे। तो यही इकोनॉमी है, ये है कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। तो ये आप समझिए कि जो यही वर्जन है ये समाजवादी, इसी का एक्सटेंड वर्जन ये है कम्युनिस्ट। मतलब कि इससे आगे का ये चीज है और आगे का सोचते हैं। तो समाजवादी का ही ये चरण सीमा है, मतलब कि समझिए एक्सटेंड वर्जन है। इससे भी आगे ये लोग पूरी तरह से वर्ग रहित होता है जो ये इकोनॉमी होता है। मतलब कोई इसमें ऊंच नीच नहीं होता, बिल्कुल जो लोग हैं वो बिल्कुल सभी सामान्य होते हैं। पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है साम्यवाद पे, और इसी को कम्युनिस्ट बोलता है, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी ये है। तो इसमें मतलब अब तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब देखिएगा कि मतलब चाइना में भी उसकी लिबरल इकोनॉमी है, खोल के रखा है, सभी देश आके व्यापार वगैरह कर ही सकते हैं उसमें। तो ये है, आपने ये समझ लिया 4 तरह की ये इकोनॉमी, जो कि चौथा कम्युनिस्ट था। तो अब हम देख लेते हैं अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। ये भी एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ही में आता है। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जानना है आपको कि आखिर हमें हमारी इकोनॉमी की विशेषता क्या है। जो बहुत सारी इकोनॉमी है, तो अब हमने क्या अचीवमेंट पाया है, क्या चीजें अभी काम करनी है, वो चीजें हमें देखनी है इसमें। तो यही इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको जानना है। तो पहला है कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है हमारी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। और फीचर मतलब समझिए आप हैं तो आपको मतलब क्या आता है, आपको मैथ से ज्यादा तेज होगा, किसी का साइंस ज्यादा तेज होगा, कोई खेलने में ज्यादा तेज होगा, कोई दौड़ने में ज्यादा तेज होगा, कोई फुटबॉल खेलने में तेज होगा, कोई बैट बॉल, कोई क्रिकेट खेलने में तेज होगा। तो ये आपके फीचर है। वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या विशेषता है, यही हमें जानना है। तो इसमें सबसे पहला है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जैसा मैंने 2 तरह की इकोनॉमी आपको बताया, पूंजीवादी और कैपिटलिस्ट, उसका मिला जुला रूप है हमारा। दोनों चीजें हमें मिला के बनाए हैं, सरकारी चीजें भी हैं और प्राइवेट चीजें भी हैं। तो ये आपको पता चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। और दूसरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि का योगदान कम है। और समझिए कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो अब समझ लीजिए कृषि का जो हमारे यहाँ पे है, तो कृषि में लोग तो बहुत ज्यादा लगे हैं, उसको प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि जो प्रचंड बेरोजगारी होती है, एक काम तो एक लोगों का है लेकिन लगे 5 लोग हैं, वो आपको प्रचंड बेरोजगारी बोला जाता है। जैसे कि अब खेत है, तो खेत में एक लोग उस काम को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो 5 लोग, घर के पूरे लोग लगे हैं खेत में, लेकिन उत्पादन आपका वही चीजें हो रही है, उत्पादन 16 ही रुपए हो रहा है, लेकिन लगे 50 लोग हैं। तो ये चीजें मतलब अर्थव्यवस्था में कृषि का तो योगदान कम है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा लगे हैं। ये आप इनइक्वालिटी देखिएगा सेक्टरों में। तो ये है हमारे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा लोग डिपेंड है, जो कि अब कम करना चाहिए धीरे धीरे। और दूसरा देखिएगा कृषि जो क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र और एग्रीकल्चर से सेक्टर, तो इसमें भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे सर्विस सेक्टर आप देख लीजिए, मैंने जो बताया सर्विस सेक्टर में कमाई तो लगभग 55-56 रुपए हो रही है, लेकिन 27 लोग ही लगे हैं। और आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25-26 रुपए कमाई होती है, 27 रुपए, अभी तो 28 तक पहुंच गई है समझिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन लोग भी उतना ही लगे हैं, 25-26%। और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो हमारे यहाँ कम है, जो कि बढ़ना चाहिए। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ, जब तक सर्विस सेक्टर को अगर आपको कंटिन्यू रखना होगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो मतलब बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर तभी तक टिक पाता है जबकि आपकी औद्योगिक कंपनियां जो हैं वो काम करें, बहुत कंपनियां खोले। क्योंकि कंपनी में ही आप देखिएगा कि सर्विस सेक्टर, आप जो कंपनी में ये सब तरह तरह के रोजगार देखते हैं, मैनेजर चाहे जो एम्प्लॉय हैं, तो वो कंपनी जो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करेगी वही सर्विस सेक्टर का भी जॉब देगी। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, तो समझिए सर्विस सेक्टर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। जो कि आज हम पीक पे देख रहे हैं, तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं।
और ये है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था है हमारी, सबसे तेज में हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ कर रहे हैं तो मतलब लेकिन सुविधाएं सभी को नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ हम आगे बात करेंगे। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड का, सब 5वां नंबर पर जीडीपी के तहत आप देख सकते हैं, और तीसरे नंबर पे पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को। और चौथा है कि असमान धन का वितरण है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो असमानताएं बहुत ज़्यादा है, अधिक है सबसे ज़्यादा। एक तो आप सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में लोग कितना कमा रहे हैं और फिर किसी सेक्टर में कितना लोग कम कमा रहे हैं, ये तो है ही। और नॉर्थ से साउथ आप उत्तरी स्टेट देखेंगे और दक्षिणी स्टेट, तो दक्षिणी स्टेट जो है वो संपन्न स्टेट है, लेकिन उत्तरी स्टेट में गरीबी ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ें हैं। नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है और सेक्टर वाइज भी इनइक्वालिटी ज़्यादा है, जो कि आप आईटी सेक्टर आज मिला लीजिए और कृषि सेक्टर मिला लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये आपको समझना पड़ेगा। और भारत में तकनीक का कम उपयोग होता है, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूजेज है, समझिए कि टेक्नोलॉजी का कम यूज है, टेक्नोलॉजी हम उतना यूज नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी जैसे हमारे देश में संसाधन है, उनका हम दोहन इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसका फिर दोहन नहीं कर पाइएगा। इसी वजह से पेट्रोलियम तो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ है, लेकिन अब वो ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है हमारा, अगर हम निकालना शुरू करें तो कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाएगा, उससे कम में हम पैसे में मंगा लेते हैं बाहर। और मतलब पूंजी का अभाव है, समझिए कि जो तकनीक आप कहाँ से लाइएगा, पूंजी ही कम है, कैपिटल कम है, तो पूंजी खरीद ही नहीं सकते। अब जो टेक्नोलॉजी है तो सब पेटेंट होता है, अगर आपको खरीदना है उपयोग करने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा है ही नहीं, पूंजी का अभाव है। जो मशीनरी कंपनियां हैं वो कम है, ज़्यादातर हम हाथ से ही चीज़ें करते हैं, मशीन का कम ही उपयोग कर पाते हैं चीज़ों का, तो इस वजह से मतलब दोहन हम नहीं कर पा रहे हैं और तकनीक कम है इस वजह, तो ये भी एक मतलब फीचर में है हमारे। और अगला है बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो समझिए कि असमानताएं इस वजह से बढ़ रही हैं और मतलब कि दबाव भी इस वजह से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है देश की, और जनसंख्या है तो हम उसका उपयोग भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, जो डेमोग्राफी डिविडेंड होता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा युवा हमारे यहाँ ही है, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वो मतलब समझिए कि लॉस होगा, वो डिजास्टर में चेंज हो जाएगा जितना भी पॉपुलेशन है, समझिए, क्योंकि वो बूढ़े होंगे तो जो अगला हमारा जनरेशन आएगा फिर उसके ऊपर वो दबाव होंगे, और उन्होंने काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो वो आगे जाके फिर बोझ बनते हैं, लोगों पे बोझ बनते हैं, तो समझिए फिर वहाँ पे दिक्कत सफरिंग करनी पड़ सकती है। तो अभी जितना पॉपुलेशन है उसको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तभी जाके ये जो जनसांख्यिकी है इसका हम फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो ये बर्बादी की तरफ ये लोग मुड़ जाएंगे। मतलब साधन नहीं मिलेगा कमाने का तो फिर वो पॉपुलेशन का फायदा ही क्या है आप। तो ये है बढ़ती जनसंख्या है। और एक थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो 3 फेज होता है, एक तो होता है कि जब देश अंडर डेवलप रहता है तो उसमें होता है कि आपको जो बर्थ रेट है उसमें बर्थ रेट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लोग जन्म ज़्यादा लेते हैं जबकि हम डेवलप नहीं रहते हैं, और लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा होती है, लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो होती है तो मृत्यु ज़्यादा हुई तो इसमें जनसंख्या कम बढ़ती, जनसंख्या जो रहेगी ये कम रहेगी आपकी। और दूसरा होता है जब हम डेवलपिंग फेज में होते हैं, जबकि आपको अच्छी सुविधाएं वगैरह मिलने लगती है, तो इसमें ये जो बर्थ रेट है आपका, मतलब जन्म लेने का दर है ये तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन जो मृत्यु का ये रेट है ये कम हो जाता है, समझिए बराबर हो जाता है, जितना बर्थ लेगा उतना लोग जी ही जाता है। तो इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, समझिए पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और इसी फेज में हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ा है, जब हम डेवलपिंग फेज में आए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और इसी में बर्थ रेट, लोग तो जन्म ले रहे थे लेकिन जब सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं अच्छी खासी मिलने लगी तो फिर हुआ क्या कि हमारी जनसंख्या, लोग मरना कम, और मरना कम हुआ तो जनसंख्या हमारा ज़्यादा विस्फोट हुआ, मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो यही डेवलपिंग फेज में हमारी जनसंख्या बढ़ी। और ये जो फेज था हमारा जब ब्रिटिश कॉलोनाइज किए थे तो इसमें लोग तो जन्म ले रहे थे लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे थे, शुरू में ही मर जाते थे, तो जनसंख्या हमारी कम थी। लेकिन जब हमारा आज़ादी हुआ उसके बाद देश ग्रोथ हुआ तो मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ी, मेडिकल सुविधाएं बढ़ी तो फिर ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तीसरा जो फेज होता है इसमें आप देखिएगा ये बर्थ रेट है ये कम हो जाता है, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए, अब पढ़ा लिखा लोग हो गया तो बर्थ रेट आप देख रहे हैं धीरे धीरे, अब लोग हमारे यहाँ देश में कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ये बर्थ रेट कम हो जाता है। और ये डेथ रेट तो पहले ही कम हो चुका है, ये कम हो गया है, कम दोनों कम हो जाते हैं, और यहाँ से पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ये 3 थ्योरी बताया गया है कि पहले फेज में तो बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा जबकि डेवलपिंग नहीं रहेगा कंट्री, और उसमें मृत्यु ज़्यादा होगी तो जनसंख्या कम रहेगा। दूसरा डेवलपिंग फेज में आएंगे, बर्थ रेट तो उतना ही रहेगा लगभग,
और सुविधाएं अच्छी मिलने की वजह से बच्चे मरेंगे नहीं तो उसमें जनसंख्या विस्फोट होती है, जो कि हमने फील किया है। समझिए 70-80 के दशक में, 90 के दशक में जनसंख्या बहुत तेज में बढ़ी, और फिर अंतिम जो फेज आता है इसमें बर्थ रेट ही कम हो जाता है, बच्चे कम पैदा लेना, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो गए हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो ये एक थ्योरी था जो आपने समझ ली। और अगला जो है बुनियादी ढांचे का अभाव है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारे यहाँ कम है, इसका अभाव है हमारे यहाँ। अब आधारभूत संरचना कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम ही है, रोड जितने भी हैं समझिए कि उतना उत्तम किस्म के नहीं है, अभी बनना थोड़ा शुरू हुआ है लेकिन उतना अच्छा है नहीं। तो रोड वगैरह जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का अभाव है हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। और दूसरी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं, इन सब में कमी है। शिक्षा पे भी हम कम खर्च करते हैं, और समझिए जो स्वास्थ्य है उस पर भी कम खर्च करते हैं, तो ये भी होता है। और अगला है हमारा कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहीं पे आपको देखने को अभी मिलेगा, और अभी बढ़ा भी। और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी, और निर्धनता भी सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। निर्धनता और बेरोजगारी दोनों ज़्यादा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में निर्धन लोग यहीं पे पाए जाते हैं। और निर्धन इसी वजह से भी है समझिए कि क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, रोजगार मतलब जॉब जो क्रिएशन है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी लोग निर्धन है। तो ये भी फीचर में आपको समझ में आनी चाहिए। और असमानताएं अधिक है, मैं बता ही चुका। और प्राकृतिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है। क्योंकि पैसा से ही आप टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, तो गवर्नमेंट का बजट ही हमेशा बहुत ज़्यादा घाटे में रहता है। तो वो बजट वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्नोलॉजी भी कम है, इससे भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल अब इकोनॉमी में आप क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ये विकासशील है, मतलब डेवलपिंग फेज में है। और अभी जो है ये अल्प विकसित है, ये विकसित हुई नहीं है, डेवलपिंग फेज में है। और कृषि की प्रधानता है हमारी इकोनॉमी में। नेशनल इनकम भी कम है, वर्ल्ड के कंपेयर में देखिएगा तो बहुत नेशनल इनकम कम है, मतलब पर पीपल कितना कमाते हैं पैसा ईयरली, वो भी कम है। और जितना भी आप इंडेक्स देखिएगा उसमें भारत पीछे ही रहता है। आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, HDI देख लीजिए, किसी भी इंडेक्स में आप देखिएगा कम ही है, मतलब हम नीचे ही रहते हैं। और बाजार, और यही आपकी मतलब फीचर में इतना चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी की इतना फीचर है, विशेषता है इतना। तो ये 3 चीज़ों को हमने कवर कर लिया। ये बेसिक इकोनॉमी है, और ट्रेंड हमने देख लिया, और भारतीय इकोनॉमी को भी देख लिया। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। और क्लास बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ और जोर देते आ रहा हूँ, क्लास कॉन्सेप्चुअल होगा। जैसा कि मैंने आपको टाइप ऑफ इकोनॉमी बताया, तो ये बहुत अच्छे से बताया, लेकिन अभी हम आगे इसके बारे में और भी बात करेंगे अब काफ़ी अच्छे से। और ये स्लाइड होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड का अगर उपयोग आप करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइड के लिए आप मुझे लिंक इंस्टाग्राम पे दिया होगा, वहां से आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारी स्लाइडें दे दूंगा, जो भी स्लाइडें होती हैं। तो ये आपने समझ लिया, और हम अब आगे शुरू करेंगे टॉपिकों को, बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊंगा। और कॉन्सेप्चुअल इतना क्लियरिटी दे दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये जो मैंने आपको जनसंख्या वाला थ्योरी बताया, इसको अगर आप लिख ले तो अच्छा होगा आपके लिए। कहीं पे ये क्वेश्चन आता है, बार बार आया भी है, तो ये मैंने बता दिया आपको। और ये हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया। तो फर्स्ट लेक्चर तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाए, लेकिन अब हम जल्दी और बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट मुझे करना है, तो टाइम लगेगा थोड़ा, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से और सभी लेक्चरों को देखें।